और उपस्थित सभी भाई और बहनों, बंगाल का ये चुनाव बंगाल की जनता के भविष्य को और तकदीर को निश्चित करने वाला चुनाव है। आपको पता है कि बंगाल के राज्य का निर्माण होने के बाद कांग्रेस पार्टी को बंगाल में शासन करने का मौका मिला। कांग्रेस ने जब सत्ता गंवाई तो कम्युनिस्ट पार्टी को यह मौका मिला और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से तंग आकर लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंपी। आपको यह तय करना है कि क्या ममता जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने जिस तृणमूल कांग्रेस की सरकार को चुनकर दिया था, क्या उस सरकार ने आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरा किया है? क्या यह सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है? क्या यह सरकार आने के बाद बेरोजगारों को रोजगार निर्माण करने के कोई अवसर निर्माण हुए हैं? क्या यह सरकार आने के बाद गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की कोई बातें हुई है? क्या यह सरकार आने के बाद बंगाल का विकास बढ़ा है? और इन सब बातों का विचार करके आपको आपके निर्णय का विचार करके आपको निर्णय करना है। बहनों और भाइयों, बंगाल में बहुत क्षमताएं हैं, पर बंगाल आज देश में पिछड़े राज्यों में है। आज बंगाल में गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, अनेक गांवों में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल नहीं है, अनेक गांवों में बिजली नहीं है और बंगाल के युवाओं के हाथों को कोई काम नहीं है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है, बंगाल में विदेशी नागरिक आ रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर गुंडागर्दी सरेआम हो रही है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति से क्या बंगाल की तकदीर और भविष्य को आप बदल सकते हैं? क्या ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या बंगाल एक विकसनशील राज्य बन सकता है? ये बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। ये बंगाल स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का बंगाल है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है। और इस बंगाल की आज की हालत जो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सपने कांग्रेस पार्टी ने दिखाए थे, जो ऐलान कांग्रेस पार्टी ने की थी, उससे निराश होकर लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को चुनकर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सपने दिखाए थे, पर कम्युनिस्ट पार्टी के सपने दिखाने के बाद, उनको अवसर मिलने के बाद उन्होंने बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया। कम्युनिस्टों के तंग आकर, उनकी गुंडागर्दी को तंग आकर लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को अपेक्षा की ओर से देखा और उनको चुनकर दिया। क्या ममता जी के नेतृत्व में गरीब आदमी के कल्याण हुआ है? क्या किसानों का कल्याण हुआ है? क्या बंगाल में बेरोजगारों को रोजगार मिला है? बहनों और भाइयों, बंगाल अपनी परिस्थिति से जूझ रहा है और बंगाल की तकदीर नहीं बन सकती, बंगाल का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जिन जिन पार्टियों का मैंने उल्लेख किया है, वो चाहे कांग्रेस रहे, चाहे कम्युनिस्ट रहे, चाहे तृणमूल कांग्रेस रहे, इन्होंने कभी विकास की राजनीति नहीं की, तो इन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मुसलमानों के मन में डर पैदा करना चाहती है और भय पैदा करके ये कहना चाहती है कि नरेंद्र मोदी खतरनाक है, भारतीय जनता पार्टी खतरनाक है, ये चुनकर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो हमें चुन के दो। सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के वोट बैंक की राजनीति करके बंगाल के तकदीर को और भविष्य को लगातार विश्वासघात की राजनीति चलती आई है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है। आज पहली बार मैं रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। देश में केवल 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे, आज 10 गुना ज्यादा यानी 20 किलोमीटर पर डे रोड बन रहे हैं। देश रोड रफ्तार से, तेजी के रफ्तार से देश में रोड बन रहे हैं। बंगाल में भी मैं अनेक बार आया हूं।
यहां लैंड एक्विजिशन की अनेक दिक्कतें हैं। बंगाल में रोड के काम बंद पड़े थे। मैंने उन सब कामों पर समाधान ढूंढकर कामों को फिर से शुरू करने का काम किया है। हमारे 12 मेजर पोर्ट है। वो पोर्ट में पहली बार देश के इतिहास में हमको 4,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हमारी शिपिंग कारपोरेशन, ड्रेजिंग कारपोरेशन, कोचिन शिपयार्ड सब अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि हमारी सरकार नहीं थी तो ये घाटे में क्यों चल रहे थे? हमारी सरकार जब नहीं थी तो यहां भ्रष्टाचार क्यों होता रहता था? बहनों और भाइयों, देश की तकदीर बदल रही है। इंदिरा जी ने कहा था बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गरीबों के लिए, पर गरीबों को लोन नहीं मिला। केवल 3.5 करोड़ लोगों ने बैंकों में खाते खोले थे। पर नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना आई और 21 करोड़ 70 लाख लोगों ने बैंकों में खाते खोलकर 36,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट रखा। जो गरीबों ने खाते खोले उनको हमने जीवन सुरक्षा के लिए उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दी। अटल पेंशन योजना शुरू हुई, डेबिट कार्ड मिला। गैस के ऊपर जो सब्सिडी की चोरी होती थी वो 30,000 करोड़ रुपए हमने बचाया, अब सब्सिडी बंद हो गई। और 5 करोड़ गरीबों को जो बीपीएल रेखा के नीचे है उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की हमने योजना शुरू की। बहनों और भाइयों, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची थी। हमारी सरकार ने महंगाई को काबू में लाया। जब यूपीए की सरकार थी तो विकास की दर 4.25 थी। हमारी सरकार आने के बाद 7.5% विकास की दर हुई है। देश बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है। बहनों और भाइयों, हमारे आने के पहले यूरिया के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। हमने इतना उत्पादन किया है कि नीम बेस यूरिया लाया। अब न यूरिया का ब्लैक मार्केट होता है, न यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती है। अब किसानों के लिए आसानी से यूरिया उपलब्ध हुआ है। किसानों को ऋण देने के लिए 9 लाख करोड़ का प्रोविजन हमने इस साल किया। देश के इतिहास में पहली बार 9 लाख करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में किसानों को कर्जा देने के लिए हमने रखे हैं और 20,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन जी को उनको ब्याज से मुक्ति देने के लिए। बहनों और भाइयों, हमारे देश में बिजली की कमी थी। हमारे देश में हमने तय किया कि हर गांव को बिजली देंगे। एनटीपीसी ने अपना एक्सपेंशन किया। 18,000 गांव जो थे जिसको बिजली नहीं थी, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले पर कहा कि 1,000 दिनों के अंदर हम 18,000 गांवों को बिजली देंगे। आज 6,000 से ज्यादा गांवों को हमने बिजली दी है और उनकी अपेक्षाएं पूरी की है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का हादसा हुआ, हजारों लोग मृत्युमुखी पड़े। तब हमारी सरकार नहीं थी। मैं मंत्री बनने के बाद और मैंने तय किया कि हम नए रोड बनाएंगे। अब देहरादून से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के नए रोड बनाने का कार्य हमने शुरू किया है। 1,000 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट के रोड बना रहे। 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके नए रोड का निर्माण का कार्य हमने शुरू किया। मानस सरोवर जाने के लिए नेपाल जाना पड़ता, वहां से चाइना से जाकर हम मानस सरोवर जा रहे थे। हमने उत्तराखंड में मानस सरोवर जाने के रोड को काम में हाथ में लिया है। पहाड़ी तोड़ने का काम शुरू है। अगले साल आने वाले अप्रैल में हमारे प्रधानमंत्री उत्तराखंड की ओर से डायरेक्ट मानस सरोवर को जाएंगे। ये रोड का हम निर्माण कर रहे हैं। बहनों, और काम करने के लिए पैसा नहीं लगता, इच्छा शक्ति चाहिए। मैं महाराष्ट्र में मुंबई में मंत्री था। मैंने 55 उड्डान पुल बनाए। वो वर्ली भादरा जो समुद्र में आप देखते हो, वो ब्रिज बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुंबई और पूना के बीच में मैंने एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया, जो 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। तो आपको ताज्जुब होगा कि 5 करोड़ रुपए मैंने सरकार से लिए, 4,000 करोड़ रुपए जनता से खड़े किए। 2.5 साल में 8,000 करोड़ के काम 1995, 96, 97 में, 98 में पूरे किए और पूरे पैसे भी वापस हो गए। आज हमारी सरकार ने, मैंने अभी तक 18,000 किलोमीटर के 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रोड मंजूर किए और 26 मई के अंदर 2 लाख करोड़ के काम पूरे करेंगे। हमारे पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए हमने 60,000 करोड़ के काम दे दिए हैं।
हमने सागरमाला नए प्रकल्प की शुरुआत की है और उन प्रकल्पों में 4 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। 2 लाख करोड़ के हम रोड बना रहे हैं पोर्ट को जोड़ने वाले, और इतना ही नहीं तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपए की रेल कनेक्टिविटी कारपोरेशन हमने खोली है। हम रेलवे बना रहे हैं और 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहे हैं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो घोषणा करता है। मैं 35 साल राजनीति कर रहा हूं। दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे उल्टा सवाल नहीं पूछता है। जब मैं कहता हूं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरी एक एक बात आपके डायरी में लिख लो। अगर मैं नहीं कर सका तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना और मुझे पूछ लो। यह क्यों हो रहा है? गंगा में पहली बार जलमार्ग का काम शुरू हुआ। वाराणसी से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर हम जलमार्ग बना रहे हैं। 4000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। 3200 करोड़ के काम शुरू हुए हैं। हल्दिया में जगह मिल गई है, साहिबगंज में मिल गई है झारखंड में, और वाराणसी में जगह मिल गई। 3 जगह मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं। मल्टी मॉडल हब का इसका मतलब यही है कि जलमार्ग भी है, रोड भी है और रेलवे भी है। 5 जगह पर रो सर्विस शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो 40 जगह पर वाटर पोर्ट बना रहे हैं। 20 पोर्ट ऐसे होंगे वाटर पोर्ट जहां फ्लोटिंग जेटी होगी और 20 जगह पर कंक्रीट जेटी होगी। फराक्का के गेट को निर्माण करने के कार्य की हमने शुरुआत कर दी है। 450 करोड़ के काम की शुरुआत कर दी है और 2 साल के अंदर अब गंगा में जलमार्ग से, यहां से हल्दिया से लेकर वाराणसी तक आप नाव में बैठकर जाओगे और पानी में उतरने वाला हवाई जहाज आएगा जो पानी पर उतरेगा। मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये काम हम करके दिखाएंगे। हमने ब्रह्मपुत्रा पर गुवाहाटी में पांडु जेटी का निर्माण कर दिया। 2 जगह रो सर्विस शुरू कर दिया। मैंने बांग्लादेश की सरकार के साथ एग्रीमेंट किया। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ BBN एग्रीमेंट हुआ। अगरतला से कलकत्ता आने के लिए 18 घंटे लगते थे। अब अगरतला से ढाका होकर कलकत्ता केवल 7.5-8 घंटे में आना संभव हुआ है। ये एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। 4 दिन पहले मुंबई में मुझे बांग्लादेश के मिनिस्टर मिले थे। हमारा बांग्लादेश के साथ कलकत्ता से और हमारे देश से ज्यादातर कारोबार कलकत्ता से है। 6000 मिलियन टन का माल यहां से जाता है। बांग्लादेश के मंत्री मुझे बता रहे थे कि केवल 5% पानी से जाता है और 95% रोड से जाता है। मैंने उनको कहा कि कलकत्ता में और ढाका में हम परिषद बुलाएंगे, जो स्टेक होल्डर व्यापारी है उनको बुलाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा माल पानी से भेजेंगे। अगर रोड पर जाने का खर्चा 1.5 रुपया आता है, रेलवे से जाने का खर्चा 1 रुपया आता है, तो पानी से जाने का खर्चा केवल 20 पैसे आता है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है। मुंबई से लंदन माल भेजना आसान है और सस्ता है। मुंबई से दुबई माल भेजना सस्ता और आसान है, पर मुंबई से दिल्ली भेजना महंगा है और कठिन है। हम देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हमारा 7,500 किलोमीटर का समुद्र का फ्रंट है, सी फ्रंट है। 77 डिस्ट्रिक्ट्स है और 13 राज्य है। हम इसका उपयोग करके नए नए पोर्ट बना रहे हैं। हमने निर्णय किया, बंगाल की सरकार को साथ में लिया है। कलकत्ता के बाजू में सागर में बड़ा पोर्ट, मेजर पोर्ट बनाने का निर्णय हमने किया है और इसी साल उस पोर्ट का काम हम शुरू करेंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर पोर्ट आएंगे तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार आएगा और रोजगार आएगा तो बंगाल की गरीबी दूर होगी। हमारों को बंगाल की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ये लाल झंडे वालों ने, ये कांग्रेस वालों ने बंगाल को बर्बाद किया है और तृणमूल कांग्रेस ने ही लोगों को भगाने का काम किया है। अगर उद्योग नहीं आएंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? गरीबी कैसे दूर होगी? किसान के खेत को पानी चाहिए, किसान को बिजली चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, तो किसान प्रगति कर सकता है। उद्योग चाहिए, उद्योगों के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए, उसके सिवा उद्योग नहीं आ सकते। और उद्योग नहीं आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? आज बंगाल के युवक घूम रहे हैं। बंगाल का युवक हिंदुस्तान में इधर उधर जा रहा है क्योंकि उसको कलकत्ता में, बंगाल में रोजगार नहीं है। बंगाल में उद्योग को स्थापन नहीं करना चाहता क्योंकि जो भी आता है उसको भगाने का काम यहां की सरकारें करती है। क्या इसी प्रकार के नीति से क्या रोजगार का निर्माण होगा? अगर रोजगार का निर्माण नहीं होगा तो बंगाल की गरीबी दूर होगी?
क्या बंगाल के लोगों को खुद के मकान मिल पाएंगे? क्या बंगाल में रोड बन पाएंगे? क्या बंगाल में 24 घंटे बिजली मिल पाएगी? क्या बंगाल के लोगों को अच्छी स्कूल नहीं चाहिए? क्या बंगाल के लोगों को अच्छे अस्पताल नहीं चाहिए? कहां से पैसा आएगा? बंगाल धनवान है पर बंगाल की जनता गरीब है। क्योंकि जिन पार्टियों को और जिन सरकार को आपने चुनकर दिया, उनने विकास की राजनीति नहीं की, उन्होंने बंगाल को बर्बाद करने का काम किया। रशिया में और चीन में कम्युनिस्ट सुधर गए, पर हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट सुधरने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का डब्बा बन गया है। अब बंगाल में भी चले गए, केरल और बंगाल तक सीमित रही है। बिहार यूपी में इनको कोई पूछता नहीं है। अब कम्युनिस्ट विचारधारा देश में समाप्त हो गई है। आपको कभी मौका मिलेगा तो हंगेरी नाम का एक देश है, उसमें जरूर जाइए। उसकी राजधानी है बुडापेस्ट, और वहां एक बगीचे में जाइए, वहां मार्क्स से लेकर लेनिन तक सबके प्रतिमाएं जो थी उखाड़ उखाड़ कर एक कोने में रखी है। मैं जब वहां गया तो मैंने वहां के एम्बेसडर को पूछा कि ये प्रतिमाएं उखाड़ कर क्यों रखी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश कम्युनिस्ट देश था, लोगों में इतना गुस्सा आया कि सभी कम्युनिस्ट नेताओं की प्रतिमाएं उखाड़ कर लोगों ने फेंक दी। ये अब गार्डन में हमने कोने में रखी है। बहनों और भाइयों, रशिया सुधर गया। चाइना ने तो अमेरिकन के साम्राज्यवादी विचारधाराओं को स्वीकार किया, लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया, केवल लाल झंडा वहां रहा है। चाइना बदल गया, रशिया बदल गया, पर ये बंगाल के कम्युनिस्ट कभी सुधरने वाले नहीं है। ये ना खुद सुधरेंगे, न ये कभी बंगाल को सुधर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो पूरी बैंड बाजा बज चुकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब एक ही बात करते हैं, गरीबी हटाओ। किसकी गरीबी हटी है? हिंदुओं की गरीबी हटी है, मुसलमानों की गरीबी हटी है, वनवासियों की गरीबी हटी है, दलितों की गरीबी हटी है। केवल कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटे और चमचों की गरीबी हटी है। जो भी सत्ता में आता है गुंडागर्दी करता है। मुझे बता रहे थे कि लोग दूर दूर से सुनते हैं, सभा में आकर नहीं बैठते क्योंकि यहां आने तो उनको पिटाई की जाती है। क्या बंगाल में इसी प्रकार से लोकतंत्र चलता रहेगा? ऐसी गुंडागर्दी चलती रहेगी? लोगों के मर्डर होते रहेंगे? विदेशी नागरिक घुसकर आकर यहां प्रॉपर्टी बनाते रहेंगे? क्या बंगाल की कानून व्यवस्था को आप सुधारना नहीं चाहते? क्या बंगाल को विकास की ओर ले जाना नहीं चाहते? मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य में कृषि विकास का दर पिछले साल 23% था, इस साल 20% है, और गुजरात और हमारे बंगाल का 4% से भी कम है। कोई देश के आदमी बंगाल में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते क्योंकि यहां कानून और व्यवस्था नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो उद्योग नहीं आएंगे, उद्योग नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। हमारी सरकार ने कहा स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, हम देश को बदलने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान को दुनिया के नंबर 1 की ताकत बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को भय भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के नए रोड बनाना चाहते हैं। हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, हम सीमेंट कंक्रीट के नेशनल हाईवे बना रहे हैं, हम जलमार्ग बना रहे हैं, हम पोर्ट्स बना रहे हैं। हम हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान के गरीबों को उनके अधिकार देना चाहते हैं। किसानों के लिए 80,000 करोड़ रुपए की हमने विशेष रूप से जो बंद हुए प्रोजेक्ट है उनके लिए 4 साल में 80,000 करोड़ खर्चा करने की सिंचन योजना के लिए 80,000 करोड़ की प्रोविजन इस साल बजट में की। 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सिंचन योजना के लिए दिए। बहनों और भाइयों, हम गांव गरीब जैसे स्मार्ट शहर बनाना जा रहे हैं, वैसे स्मार्ट विलेजेस बनाना चाहते हैं। मैं बंगाल में हमारे कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट का विकास करना चाहता हूं। मैं मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं। गरीबों को 5 स्टार हॉस्पिटल में निःशुल्क हमारी ट्रीटमेंट मिले, यही हमारी संकल्पना है। हम गरीबों को मकान देना चाहते हैं। हम बंगाल की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं। उद्योग व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। गरीबी को दूर करना चाहते हैं। हम बंगाल की भविष्य को बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एक चाय की टपरी पर चाय बेचने वाला सामान्य व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री बने। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था।
मेरी मां एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे। मैं पोस्टर चिपकाने का काम करता था, साइकिल रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट का काम करता था। मैं कभी दिल्ली गया नहीं, मैं भी कभी कभी किसी के गले में मैंने हार नहीं डाला और कभी किसी को बायोडाटा नहीं दिया। पर मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये मां बेटों की और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। हमारे देश में तो सब परिवारों की पार्टी बनी है और कुछ पार्टियां तो वन मैन आर्मी है, वहां कोई लोकतंत्र है नहीं। वन मैन आर्मी, वो बोलेंगे वही कानून, वो बोलेंगे वही निर्णय। क्या इसी प्रकार से देश चलते रहेगा? क्या इसी प्रकार के लोकतंत्र को आपको आपका विकास दिखता है? बहनों और भाइयों, परिवर्तन की लहर आई है। भारतीय जनता पार्टी सब प्रांतों में जीतती है। अब आप हमको लोकसभा में भी कोई ज्यादा जीत नहीं मिली, पर आपने जीत नहीं दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा दिल्ली में राज्य आ गया। अब दिल्ली में विकास का इंजन लगा हुआ है, देश बदल रहा है, सभी राज्य बदल रहे हैं। अब डबल इंजन बंगाल का भी लगा दो, बंगाल का 4 गुना 5 गुना विकास होगा, जो 50 साल में नहीं हुआ, जो कोई तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकी, जो कांग्रेस नहीं कर सकी, जो कम्युनिस्ट नहीं कर सके 50 साल में, वो 5 साल में हम आपको करके दिखाएंगे। ये वादा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपने कांग्रेस को आजमाया है, आपने कम्युनिस्टों को अपनाया, उनको भी आजमाया है, आपने तृणमूल कांग्रेस को भी आजमाया है। 5 साल के लिए हमें भी आजमा कर देखिए। अगर 5 साल में अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमको भी बदल दे, पर 5 साल अगर हमको मौका ही नहीं मिलेगा तो हम काम कर सकते या नहीं कर सकते, ये कैसे सिद्ध होगा? 4.25% देश का जीडीपी था जब यूपीए की सरकार थी। दुनिया में आर्थिक परिस्थिति बड़ी कठिन होती जा रही है और हमने देश में आज विकास दर 7.5% पर लेकर गए। हम देश की तरक्की और विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, देश के पोर्ट को बनाना चाहते हैं, जलमार्गों का विकास करना चाहते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग सीमेंट कंक्रीट के बनाकर अच्छे रोड देश को देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे हॉस्पिटल देश में निर्माण करना चाहते हैं ताकि गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई मिले, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इसके हम अनेक सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि गरीबों के लड़कों को सही शिक्षा मिले, ताकि उनके हाथों को काम मिले। बहनों और भाइयों, देश की बदलती हुई आर्थिक स्थिति ये इस बात को सिद्ध करती है कि हमारी सरकार ने आते हुए देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। देश में परिवर्तन आया है, बंगाल में भी वही परिवर्तन आप अगर लाएंगे तो आपका जीवन सुसह्य होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बंगाल की जनता का भविष्य सुरक्षित है और इसलिए परिवर्तन करिए। ये जो चुनाव है, ये जो मतदान है, ये परिवर्तन के लिए है। 5 साल जिस सरकार को आपने मौका दिया है, जिस सरकार ने आपके साथ विश्वासघात किया है, किए हुए वादे पूरे नहीं किए, उस सरकार को बदलने का अवसर आपको मिला है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये नारा दोहराना होगा। बंगाल को बदलना होगा। चिट फंड में बंगाल की जनता को लूटने वाले नेताओं को बदलना होगा। बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। ऐसे ब्रिजेस बनाए जो टूट जाते हैं, ऐसे ब्रिज टूटने वाले ब्रिज बनाने वाली सरकार को बदलना होगा और मजबूत ब्रिज बनाने वाली सरकार को लाना होगा। और यही आपका आप संकल्प करिए। और इसी क्षेत्र से हमारे जो उम्मीदवार है सुशांत रंजन पॉल काम करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से आपको सवालों को उठाना चाहते हैं, आपके विकास के प्रश्नों को सुलझाना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इनकी कमल के फूल की बटन दबाइए, इनको विजयी बनाइए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अवसर दीजिए। जो 50 साल में नहीं हुआ
वो 5 साल में हम करके दिखाएंगे और बंगाल को प्रगतिशील और विकास की ओर ले जाएंगे। यही विश्वास देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आप इनको चुनकर दीजिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বিধাননগর মণ্ডলের সভাপতি মাননীয় প্রভাকর মণ্ডল মহাশয়।